नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर DSSB, KVS, NVS और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स जिसमें कि हिंदी लिटरेचर या हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जो UPSC का हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो जहाँ पर भी हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न उत्तर आते हैं, तो उन सभी की तैयारी इस चैनल पर हो रही है। तो आप मेरे साथ इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम 3 काल समाप्त कर चुके हैं, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। और अब बारी आती है आधुनिक काल की। आधुनिक काल का परिचय आप देख सकते हैं। इससे पहले की वीडियो आधुनिक काल का परिचय उसी पर बनाई गई थी, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहले हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो बहुत ही छोटे छोटे हैं, जो 3 से 4 वीडियो के अंदर ख़त्म होने वाले टॉपिक्स हैं। ऐसे टॉपिक्स को हम पहले पढ़ने वाले हैं। तो उसी के अनुसार आज मैं लाई हूँ आपके लिए आधुनिक गद्य का सबसे पहले आत्मकथा का टॉपिक, जो कि मैक्सिमम 3 वीडियोज़ के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो आज बात करेंगे हम आत्मकथा के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले आत्मकथा वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। आत्मकथा शब्द, इसका मतलब क्या है? तो 2 शब्दों के मेल से बना है आत्म प्लस कथा। आत्म यानी खुद, स्वयं, और कथा जैसे कहानी। तो जब भी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है तो वो उसकी आत्मकथा कहलाता है। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी खुद लिखेगा तो वो आत्मकथा कहलाएगा, उसे ही कहते हैं हम आत्मकथा। तो ऐसे बहुत सारे लेखक जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, उन सभी आत्मकथाओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे आत्मकथा की। देखिए, आत्मकथा यहाँ पे जो मैंने लिखी है 1910 से शुरुआत करके लिखी है, लेकिन आपको बता दूँ एक आत्मकथा जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ 1641 ईस्वी में लिखी गई। अर्धकथा नाम था इसका, और लेखक कौन थे? तो बनारसी दास जैन। ठीक है, ब्रज भाषा में लिखी गई। ये आपको ध्यान रखनी है। 1941 की अर्धकथा आत्मकथा बनारसी दास जैन की है, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई, और ये हिंदी साहित्य की, आधुनिक गद्य की सबसे प्राचीनतम आत्मकथा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सबसे प्राचीनतम आत्मकथा तो अर्धकथा। लेकिन क्योंकि ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी तो हम इसको हिंदी की प्रथम आत्मकथा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर आता है कि प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है, तो 1641 में लिखी गई अर्धकथा, जिसे लिखा था बनारसी दास जैन जी ने। अब सवाल उठता है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो आत्मकथा तो 1910 से स्टार्ट हो गई है, लेकिन हम यहाँ से आत्मकथा को प्रथम आत्मकथा नहीं मानते हैं। हमारी जो पहली आत्मकथा है वो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई मेरी आत्मकहानी, जो कि 1941 में लिखी गई थी। ये है हमारी हिंदी की प्रथम आत्मकथा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सभी विद्वानों ने एक मत होकर इसको आत्मकथा, प्रथम आत्मकथा माना है, हिंदी भाषा में लिखा गया। ठीक है, उससे पहले जितनी भी इम्पोर्टेंट है हम बात करते हैं उन सभी के बारे में। देखिए, सत्यानंद अग्निहोत्री ने लिखा है मुझ में देव जीवन का विकास, 1910 ईस्वी में लिखी गई है। यहाँ पर आपको सिर्फ लेखक का नाम और उसकी आत्मकथा का नाम, ये 2 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वर्ष याद कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर करें, आपको उससे फ़ायदा ही होगा। अदरवाइज़ आप ये 2 चीज़ें तो ज़रूर याद रखें कि लेखक का नाम क्या है और उसकी आत्मकथा का नाम क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र। यहाँ पर आप चाहे तो कुछ अपने ट्रिक्स भी बना सकते हैं। जैसे सत्यानंद अग्निहोत्री की बात करूँ तो सत्य के पथ पर चलेंगे तो आप में देवत्व आ जाता है। देवत्व आता है तो मुझ में देव जीवन का विकास, वहाँ से आप कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ वर्डों को आप जोड़ सकते हैं, तो उससे भी आपकी ट्रिक बन जाएगी और आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र, जो हर किसी को पढ़ना चाहिए। भाई परमानंद की आप बीती, और रामविलास शुक्ल का मैं क्रांतिकारी कैसे बना। भवानी दयाल सन्यासी ने लिखा है प्रवासी की कहानी। एक सन्यासी प्रवासी होता है, एक जगह पे रुक नहीं सकता, तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं इसको कि एक सन्यासी प्रवासी होता है। तो भवानी दयाल सन्यासी ने लिखा है प्रवासी की कहानी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी, जो कि 1941 में लिखी गई, और ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है राहुल सांकृत्यायन का मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी में। अच्छा, इनकी आत्मकथा को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि जो राहुल सांकृत्यायन है वो यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए फेमस है। उन्होंने मोस्टली जो अपनी रचनाएं लिखी हैं वो एक यात्रा वृत्तांत ही होती थी, और इनकी जो आत्मकथा है वो भी मेरी जीवन यात्रा शब्द से है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, जो कि 1946 में लिखी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा 1947 में, और वियोगी हरि का मेरा जीवन प्रभा 1948 ईस्वी में लिखा गया। देखते हैं कुछ और आत्मकथाएं। तो आइए देखते हैं कुछ और आत्मकथाएं, जिनमें से एक है हरि भाव उपाध्याय की लिखी हुई साधना के पथ पर, जो कि उन्होंने 1946 ईस्वी में लिखी। नेक्स्ट है अंबिका दत्त व्यास निज वृतांत, इन्होंने लिखा है, इसका सन नहीं दिया गया है। स्वामी श्रद्धानंद, इन्होंने लिखा है कल्याण मार्ग का पथिक। गणेश प्रसाद वर्णी की है मेरी जीवन गाथा, जो कि 1949 ईस्वी में लिखी गई। मूलचंद अग्रवाल ने लिखा है एक पत्रकार की आत्मकथा, जो कि 1944 ईस्वी में लिखी गई। अजीत प्रसाद जैन ने लिखा है अज्ञात जीवन 1951 ईस्वी में। अलगू राय शास्त्री ने लिखा है मेरा जीवन, जो कि 1951 सेम ईयर। यशपाल ने लिखी है सिंहावलोकन। अब सिंहावलोकन जो है वो 3 भागों में प्रकाशित हुई है, 3 पार्ट्स हैं इसके, ये आपको ध्यान रखना है, 3 भाग हैं, जो कि पहला भाग 1951 में प्रकाशित हुआ, फिर 1952 और 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है सत्यदेव प्रिव्राजक, जिन्होंने स्वतंत्रता की खोज में ये आत्मकथा लिखी है 1952 में। नेक्स्ट है देवेंद्र सत्यार्थी, चांद सूरज के विरन 1952 में लिखी है, और नील यक्षिणी 1985 ईस्वी में लिखी है। गंगा प्रसाद उपाध्याय ने लिखा है जीवन चक्र 1954 ईस्वी में। मैंने कोशिश की है आप लोगों के लिए जो आत्मकथाएं लिखी है यहाँ पर क्रम के अनुसार लिखी है, यानी ईयर के अनुसार लिखी हैं। क्रम में जब भी कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है कि वो क्रम पूछ लेते हैं, 4 आपको रचनाएं दे देंगे और बोलेंगे कि इन्हें क्रम में व्यवस्थित करो, कि जो पहले लिखी गई है उसे पहले, सेकंड नंबर पे सेकंड। तो इस तरह से अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको क्रम में ही ये सारी चीज़ें याद होंगी, जो कि आपके लिए एक बेनिफिट का काम करेगी, लाभदायक होगी। यहाँ पर आप कुछ अपने बना सकते हैं, जो मैंने बनाए थे याद करते हुए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देती हूँ। जैसे कि हरि भाव उपाध्याय का है हरि की साधना करो, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं आप। और अंबिका दत्त व्यास, अंबिका का निज वृतांत सुनना चाहिए, यानी अंबिका देवी का वृतांत सुनना चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद, श्रद्धा के साथ नमन करोगे तो कल्याण होगा, ठीक है, इस तरह से कुछ कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। गणेश जी की गाथा, हर किसी को पता होनी चाहिए गणेश जी की गाथा, ठीक है। और ये तो था आज की वीडियो में जो कि आत्मकथाएं हैं। बाकी इनके याद करने का कुछ ऐसे ट्रिक्स खास होती नहीं हैं, आपको इन्हें 2-3 बार आप रिपीट करोगे, आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, सोने से पहले एक बार याद कर सकते हो, तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पीजीटी का हाल ही में हमें डीओई की तरफ से नोटिफिकेशन देखने को मिला था, DSSB की तरफ से, जिसमें कुछ वैकेंसीज निकल गई हैं और बाकी बची हुई वैकेंसी जिसमें पीजीटी हिंदी भी होगा और टीजीटी हिंदी भी होगा, वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उसके लिए, उसमें सिलेक्शन पाने के लिए अपनी तैयारी को अभी से बरकरार रखिए। अब तक जितनी भी वीडियो हमने इस चैनल पर अपलोड करी हैं उनमें से आपके लिए क्वेश्चन उसमें से ज़रूर आएगा। अगर आपने ये सारी वीडियोज़ भी देखी हैं, कोई भी एक काल जो आपने पूरी तरह से देखा है, तो उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ एक आध रेयर हो सकता है, बट ये आपका सिलेक्शन पक्का करता है, आपके सब्जेक्ट में आपके अच्छे स्कोर कर सकते हैं आप। इसके लिए मेरी तरफ से आपके लिए सभी को बेस्ट विशेस। अपनी तैयारी अभी से करते रहिए और मेरे साथ इस चैनल पर बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम कुछ और आत्मकथाओं की बात करेंगे। धन्यवाद।